हेलो बच्चों, वेलकम टू एनएस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड वन शॉट की। मैं गाजी सर आपको इस पूरे चैप्टर के रिलेटेड बोर्ड की प्रिपरेशन की पूरी सी पूरी इंफॉर्मेशंस को, हर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराने में हेल्प करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इससे हमें जानना ये है कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला गोल है बच्चों, वो है चार्ज, करंट, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, हाउ टू वेरीफाई ओम्स लॉ, देन रेजिस्टेंस क्या होता है ना। उसके बाद ओहमिक एंड नॉन ओहमिक रेजिस्टर, फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल क्या है, व्हाट इज वी एंड आई ग्राफ। देखिए क्वेश्चन में वी एंड आई ग्राफ भी आने लगा, इसलिए सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है। वी एंड आई ग्राफ भी आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंस रख रहा है, क्योंकि इसमें एमसीक्यू और जो आपके 1 नंबर के 2 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आने लगे इससे रिलेटेड। फिर हम लोग बात करेंगे टर्मिनल वोल्टेज, देन हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बोर्ड्स के क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देंगे, जो आप हमको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके उसका आंसर देंगे। अब हम लोग सबसे पहले बेटा बात करने वाले हैं चार्ज की। चार्ज होता क्या है, हमको ये जानना है कि चार्ज क्या होता है। जब हम चार्ज की इंफॉर्मेशन पता करेंगे तब हमको करंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी। तो देखो, चार्ज एक टाइप की बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, जो एक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक, अब देखो इसको मतलब चार्ज होता कहाँ है, ये बना कैसे। जैसे आपका कोई एटम, ठीक, मान लीजिए आपका कोई एटम है और इसमें आपका होगा न्यूक्लियस। ये हो गया मान लिया आपका न्यूक्लियस, यहाँ पे आपका प्लस साइन होगा, यहाँ पे आपका निगेटिव साइन होगा। बेटा ये प्लस साइन क्या होता है और ये निगेटिव साइन क्या होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखो ये जो अंदर है, इसके अंदर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मतलब होता है जीरो चार्ज, जीरो चार्ज यानी कि न्यूट्रल। ठीक, अब अगर बेटा हम बात करें ये पॉजिटिव क्या है और ये निगेटिव क्या है, ये हमने क्या लिखा है। तो पॉजिटिव बेटा होता है प्रोटॉन, है ना, ये होता है प्रोटॉन, इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। और ये जो नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं। क्योंकि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक प्रोटॉन होता है जिसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है। ठीक, ठीक है। अब चार्ज को हम कैसे पता करेंगे, तो चार्ज को बेटा डिनोट करा जाता है सिंबल क्यू से। जहां पे भी सिंबल क्यू आ जाए इसका मतलब वो चार्ज है। ठीक, जैसे हमने बताया कि दो टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो कहीं कहीं पे क्वेश्चन पे आपको चार्ज क्यू से रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो आपको यूनिट से पता चल जाएगा। क्या यूनिट होती है, कोलॉम्ब, और इसको कैपिटल सी से जो हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग बेटा बात करेंगे करंट की। तो देखो करंट क्या होता है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी कंडक्टर के थ्रू, तब हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती या जनरेट होती। देखो जैसे हमने एक वायर लिया, अब इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में ही। ठीक, तो अब जब ये कंडक्टर से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में कंडक्ट होती है। ठीक, हमेशा अपोजिट, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके जस्ट अपोजिट जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होगी। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल आई से, या स्मॉल आई भी कहीं कहीं पे यूज होता है। ठीक है, इट डजंट मैटर। अब एसआई यूनिट क्या होती है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे हम बताएंगे कि हमने क्या निकाला है। तो आपने करंट निकाल लिया, मान लिया करंट आया 2, कैसे बताएंगे करंट। आई इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है, इंटेंसिटी हो सकती है। तो हम लोग जब यूनिट बेटा लिखेंगे, क्योंकि यूनिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्वेश्चंस में, अगर आप यूनिट नहीं रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका क्वेश्चन अनवैलिड माना जाए।
तो अब बात करते हैं, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। अब आया हमारा बेटा पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से एक पॉइंट चार्ज तक के जितना वर्क हुआ दैट इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल अलग चीज है बेटा और पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता करोगे, देखो पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो वर्क हुआ है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक, इसको हम लोग बेटा डिनोट करते हैं कैपिटल वी से और इसकी जो यूनिट होती है वो स्मॉल वी होती है। ठीक है, स्मॉल वी, क्योंकि यूनिट्स का इंपॉर्टेंस है, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि बच्चे यूनिट्स नहीं लिखते हैं, इसलिए यूनिट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार यूनिट्स को भी हाईलाइट कर रहा हूं। इट इज, अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर इजी लैंग्वेज में बताएं, रेजिस्टेंस हमारे कंडक्टर के अंदर होता है जो कि करंट को फ्लो करने में को अपोज करता है। अपोज का मतलब होता है बेटा बाधा डालता है, बाधा का मतलब रुकावट। कैसे, मान लो एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, हमेशा करंट पॉजिटिव नेगेटिव फ्लो कर रहा है, ठीक। इसके अंदर रेजिस्टेंस है, ये जो इस टाइप से मैं ब्लॉकेज बना रहा हूं ये रेजिस्टेंस मान लो, ठीक बेटा। तो देखो ये रेजिस्टेंस टाइप से लगा है तो अब करंट यहां से फ्लो कर रहा है, तो करंट करंट जो है क्या है, इसको अपोज कर रहा है, बाधा डाल रहा है रेजिस्टेंस को, ठीक। अब देखो इट इज डिनोटेड बाय आर एंड इट्स यूनिट इज ओम। इसको हम लोग कैपिटल आर से बेटा डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है, ठीक। अब जरा एक एग्जांपल समझते हैं, एक वायर है जो मोर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है और तो उसमें करंट फ्लो करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक। अगर कोई थिक वायर है तो उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, कोई थिन वायर है उसमें कम रेजिस्टेंस होगा, है ना। इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, देखो ओम्स लॉ कहता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो करंट होता है किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस के। सो इसका मतलब ये हुआ कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन क्यों है, हम कहें अगर करंट इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। अभी हम इसको एक ग्राफ के थ्रू बताएंगे। मान लो ये पोटेंशियल का ग्राफ है और ये करंट का, तो अगर करंट बढ़ेगा तो उसी तरीके से बेटा पोटेंशियल भी बढ़ेगा, है ना। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक करंट अगर किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है वो डिपेंड करता है कि जितना करंट होगा उतना ही उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लगेगा, ठीक। अब बात करें बेटा कैसे हम वेरीफाई करें ओम्स लॉ को, तो बहुत आसान तरीका है। देखो मान लो हमारे पास एक बैटरी है, एक रियोस्टेट है, एक अमीटर है, एक वोल्ट मीटर है, कंडक्टर है, कंडक्टर कैसा होना चाहिए, रेजिस्टेंस वायर होना चाहिए वो, है ना, एक स्विच है और एक कनेक्शन वायर है। तो कहीं कहीं पे अब क्वेश्चन में ओम्स लॉ को वेरीफाई करने को भी आ जाता है, उसका डायग्राम भी रिप्रेजेंट करने को आ जाता है। तो कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है, इजिली आप इसको बना सकते हो। कैसे, देखो एक बैटरी है तो सबसे पहले आप बना लो एक बैटरी, ठीक। फिर एक रियोस्टेट है, रियोस्टेट को बेटा इस टाइप से बनाते हैं और इस पे एक एरो यूं गिरा दो तो ये एक रियोस्टेट जो है आपका तैयार हो जाएगा, ठीक। फिर एक अमीटर है, हम लोग अमीटर लगाएंगे, मान लो अमीटर हमने यहां पे लगा दिया, ठीक, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। अब कंडक्टर वायर, देखो रेजिस्टेंस वायर तो यही है ना बेटा जो रेजिस्ट करेगा किसी चीज को, तो इसको हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंस वायर, ठीक। फिर बात आती है स्विच की, तो स्विच कहाँ होगा, जहां पे आप इसको ओपन या क्लोज करें, ठीक। फिर हम बात करते हैं कनेक्शन वायर की, पूरे उसको कनेक्ट करेगा। एक वोल्ट मीटर भी हम इसमें ज्वाइन कर देते हैं जिससे हमें ये पता चले
कि कितना पोटेंशियल इसमें लग रहा है। तो देखो बेटा, जब तुम्हारा करंट जैसे ही इसमें फ्लो करेगा, ठीक, तो क्या होगा, अमीटर, अमीटर क्या होता है, अमीटर एक डिवाइस है जो करंट को मीजर करता है, पोटेंशियल वो डिवाइस है जो पोटेंशियल को मीजर करेगा, है ना। जैसे ही करंट फ्लो करा, और रियोस्टेट हमें बताएगा कि इसमें कितना रेजिस्टेंस है, तो जैसे ही आपका करंट फ्लो करा, देन कितना रेजिस्टेंस उसमें लग रहा है ना, तो हमें रियोस्टेट के थ्रू पता चल जाएगा कितना उसमें रेजिस्ट कर रहा है, वो कितना करंट लग रहा है, कितना पोटेंशियल है। इस तरीके से हमको ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाता है। अब ये जो रियोस्टेट है बेटा, इसके बारे में थोड़ा जान लो। रियोस्टेट एक टाइप का डिवाइस होता है, ये रेजिस्टेंस को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। बढ़ाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस, करंट कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस घटाने से क्या होगा बेटा, करंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब देखो बात आती है बेटा वी एंड आई ग्राफ की। आजकल एक हमने एमसीक्यू में 1-2 नंबर क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में इस टाइप के ग्राफ के क्वेश्चन आने लगे। तो कैसे पता करेंगे, कैसा क्या उसको सॉल्व करना है, तो उस तरीके से अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये वी एंड आई ग्राफ है। इसमें आपको ओहमिक एंड नॉन ओहमिक रजिस्टर के बारे में पता चलेगा। ओहमिक रजिस्टर बेटा वो रजिस्टर होता है जिसमें ओम्स लॉ वेरीफाई होता है, यानी कि ओम्स लॉ है, वहां पे ओम्स लॉ वेरीफाई कर रहा है। बट नॉन ओहमिक रजिस्टर, उसमें ओम्स लॉ आपका वेरीफाई नहीं होता। जैसे ये जो ब्लू है, ये ओहमिक रेजिस्टर को बता रहा है। तो देखो, ये देखो करंट है बेटा, मान लो ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, सॉरी 2 एम्पियर, 4 एम्पियर और 5। तो देखो, जितना आपका पोटेंशियल बना उतना ही आपका करंट लग रहा है, यानी कि जितना करंट लगेगा उतना ही पोटेंशियल, जितना करंट लगेगा उतना ही पोटेंशियल, जितना करंट लगेगा बेटा उतना ही आपका पोटेंशियल जो है लगेगा। लेकिन इन द कंडीशन ऑफ नॉन ओहमिक रेजिस्टर बेटा, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो करंट तो आपका बढ़ रहा है, पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, लेकिन करंट कम बढ़ रहा है, पोटेंशियल ज्यादा बढ़ रहा है। करंट कम बढ़ रहा है बेटा और पोटेंशियल आपका ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये नॉन ओमिक रेजिस्टर है, इसमें ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं करता है। तो हम लोग कुछ जानते हैं, अ नॉन ओमिक रेजिस्टर डज नॉट ओबेज ओम्स लॉ, वोल्टेज एंड करंट आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, रेजिस्टेंस चार्ज विथ वोल्टेज चेंजेस विथ वोल्टेज, करंट और टेम्परेचर, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होता रहता है, वोल्टेज और करंट और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक, तो इसका स्लोप जो है इस टाइप से बनता है हम लोग का, इस टाइप से, है ना। ये बेटा हमारा V है और ये हमारा इस टाइप करंट क्लियर लिख देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ओहमिक रेजिस्टर की। एन ओहमिक रेजिस्टर कंडक्टर दैट ओबेज ओम्स लॉ, व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेस सो करंट विल आल्सो इंक्रीजेस। ओके, क्योंकि प्रोपोर्शनल का मींस मैंने आपको बता दिया, करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ा होगा तो करंट बढ़ेगा। ठीक, इसका एग्जांपल कॉपर वायर और नाइक्रोम वायर आता है। कॉपर वायर हम लोग के डेली यूज में यूज करा जाता है, घरों में यूज करा जाता है ना। अब बेटा बात आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी देखो बेटा, कोई मटेरियल होता है अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पा रही है, दैट इज कंडक्टर, और फ्लो कर पा रही है इसका मतलब वो कंडक्टिविटी है। Conductivity is the ability of materials to allow electric current to pass through it easily. वो कंडक्टर जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास होने में हेल्प करे। ठीक, इसके एग्जांपल बेटा देखो, कॉपर वायर। कॉपर वायर मैंने बताया कॉमनली यूज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में बिकॉज इट हैज हाई कंडक्टिविटी, और मोस्टली एल्यूमिनियम वायर भी अब यूज करा जा रहा है। ठीक, तो इसका रेजिस्टिविटी भी कुछ होता होगा बेटा। रेजिस्टिविटी वो होती है जिसमें करंट इजिली पास नहीं कर पाता है, उसको पास होने में डिफिकल्टी होती है ना, जो क्योंकि रेजिस्टेंस अपोज करता है। तो रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स दैट अपोज और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बोले, अगर कोई मटेरियल्स करंट को फ्लो ना करने दे इजिली, तो इसका मतलब वो उसमें हाई रेजिस्टिविटी है। ठीक, इसमें आपका जैसे गिलास हो गया, प्लास्टिक हो गया, वो सब एग्जांपल्स आते हैं रेजिस्टिविटी में। अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है कोई फोर्स नहीं है। इस नाम से बेटा आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इलेक्ट्रोमोटिव एक फोर्स है। इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल
इज एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज में जितनी एनर्जी सप्लाइड होती है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर हम कहें इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग। जब इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल होगा जब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही करंट फ्लो करेगा क्योंकि पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, एनर्जी यूज होने लगेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगने लगेगा। इसकी जो बेटा यूनिट होती है पोटेंशियल होती है, ठीक। और हमेशा याद रखना बेटा ये फोर्स नहीं है, ये एक टाइप की एनर्जी है, पोटेंशियल है, ठीक। इसका एग्जांपल सेल को लेके एग्जांपल करते हैं। तो देखो एक ड्राई सेल है, ठीक है, एक टॉर्च में एक ड्राई सेल है जिसका ईएमएफ मान लो 1.5 वोल्ट पोटेंशियल है, ठीक। जिसका मतलब ये हुआ कि सेल जो है इतनी एनर्जी दे सकता है क्योंकि इतना पोटेंशियल है बेटा, तो इतनी एनर्जी वो दे सकता है। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो अगर हम व्हेन वी स्विच ऑन अ टॉर्च द बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी टू द चार्ज। जब हम किसी टॉर्च को ऑन करते हैं तो बैटरी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है चार्ज को, तो बल्ब क्या करने लगता है बेटा, ग्लो करने लगता है। बल्ब क्या करने लगता है बेटा, ग्लो करने लगता है। दिस एनर्जी पर चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। इसी एनर्जी जो इसमें लगी है उसको हम लोग ईएमएफ ऑफ अ सेल बोलते हैं। जैसे कार बैटरी होगी, कार बैटरी में भी ईएमएफ लगता है, मान लो 12 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है इन कंपैरिजन टू टॉर्च। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब कुछ की पॉइंट्स हैं। ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स, ईएमएफ कोई फोर्स नहीं है। इवन दो द नेम ऑफ साउंड्स लाइक इट, इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसका साउंड ऐसा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज कॉल्ड अ टाइप ऑफ फोर्स, बट इट इज नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स, इट इज एन पोटेंशियल और एनर्जी। इसको हमेशा एनर्जी पर चार्ज में मेजर करा जाता है। अब बेटा बात आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? जो एक्चुअल वोल्टेज होता है हमारे पूरे सर्किट में, जो एक्सटर्नल वोल्टेज हुआ पूरे सर्किट में, जब सेल हमारा किसमें कनेक्ट या वर्क कर रहा हो या कनेक्टेड हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जब कोई टॉर्च बैटरी कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है, इट शोज 1.5 वोल्ट ईएमएफ, अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा। तो जब हम बैटरी को ऑन कर दे या टॉर्च के स्विच को ऑन कर दे तो जो हमारा वोल्टेज है बेटा वो गिरने लगता है ना, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, दिस वर्किंग वोल्टेज इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। वो जो वोल्टेज हमारा स्लाइडली ड्रॉप कर रहा है यही वर्किंग हमारी जो होती है बेटा, इसी को हम लोग टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, ठीक। अब देखो बात आती है रेजिस्टेंस, कितने टाइप्स कॉम्बिनेशन होते हैं? दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये हमारा दिया हुआ है, इसको इजिली अगर बोले, सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब होता है सीधे सीधे बस चलते चले जा रहे हैं, एक पैटर्न बना लेते हैं, है ना। तो क्या है बेटा, ये सीरीज में है ना, 2 4 6 8 10 ऐसे चल रहे सीरीज में। इसी तरीके से बेटा रेजिस्टेंस भी सीरीज में लगता है। अगर हम इस टाइप से कोई सर्किट बनाए थे, है ना, तो देखो ये सीरीज में है ना, सीरीज में है ना, अगर हम यहाँ पे जोड़ दें तो देखो बेटा सीरीज में है ना, अगर हम एक यहाँ पे जोड़ दें तो ये भी सीरीज में, पूरा ये किसमें चल रहा है, सीरीज में। क्योंकि सीरीज में एक चीज और जानना है कि करंट सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है रेजिस्टर्स के अकॉर्डिंग। मान लो यहाँ पे 2 ओम है, मान लो यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ 4 ओम है, तो यहाँ पे करंट तो 2 एम्पियर ही जा रहा है लेकिन इसमें पोटेंशियल कितना लग रहा है वो डिपेंड करेगा रेजिस्टर्स पे, ठीक। तो बेटा इसका एक ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डायग्राम है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसका ड्राइव करते हैं कि हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स। तो देखो हमें यहाँ पे समझना क्या है, करंट इधर फ्लो कर रहा है, ये R1 है और ये R2 है, ठीक। अब सबसे पहले हमें ओम्स लॉ को करना है, ओम्स लॉ फॉलो करना है। तो ओम्स लॉ हमें क्या बोलता है बेटा, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू आई आर। आर जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है और ये कांस्टेंट होता है।
तो अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल सबके लिए अलग अलग है, तो हम क्या मानेंगे बेटा, V1 इक्वल्स टू IR1 एंड V2 इक्वल्स टू IR2। अंडरस्टूड। देन अब क्या करोगे बेटा, देखो पोटेंशियल चाहे पूरे सर्किट में जहां से लो कर रहा है, जब इसका पूरा टोटल पोटेंशियल बोलोगे तो तुम दोनों को क्या करोगे, ऐड, है ना। तो अब इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में डाल दो बेटा, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू IR1 इट मींस and V2 equals to IR2। Now take common, I is common, ठीक, इतनी बात समझ आई बेटा। अब देखो यहां पे समझना है हमको, ये I जो है मल्टीप्लाई में था, ऑफ में था, इसको हमने डिवाइड में भेज दिया, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा क्या होता है, V अपॉन I, हमको पता है V इक्वल्स टू IR होता है, सो अगर हम R निकालें इधर से तो R इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा, V अपॉन I। इट मीन्स दैट V अपॉन I की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R EQV यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ऑन सो भी हो सकता है, अगर जितना भी आपका रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, मान लो ये R1 R2 है और यहाँ पे मान लो R3 जोड़ दिया, है ना, मान लो यहाँ पे R4 जोड़ दिया, करंट की डायरेक्शन देख के ही जोड़ना है, ठीक। फिर हमारा जो बेटा दूसरा आता है कॉम्बिनेशन, वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो मोस्टली घरों में यूज करा जाता है। अगर आप घर में सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करोगे ना, तो अगर आपने स्विच ऑन करा, मान लिया आपकी फ्रिज टीवी जितनी भी चीजें हैं वो आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये है अगर आपका टीवी फ्यूज करता है, बाय चांस करे ना, टीवी अगर आपका फ्यूज करता है तो जो होगा आपका पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक। लेकिन अब जो घरों में यूज करा जाता है बेटा वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यूज करा जाता है, एक सर्किट ब्रेक हो गया कोई बात नहीं, बाकी सब काम करेगा, वो सर्किट से ब्रेक रहेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें करंट को डिवाइड कर देते, क्या बोला मैंने, बाकी सर्किट चलेगा, एक सर्किट जो फ्यूज हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा, तो वहीं पे तो करंट जाना बंद हो जाएगा, इसका मतलब करंट डिवाइड हो रहा है। अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा होता तो सेम चलता, है ना। तो कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसका भी एक तरीका है, इसका मैं बेसिक सा डायग्राम बताता हूं तुमको, जो तुमको इजी रहे। इसको एक पॉइंट पे लाके जोड़ दो, ठीक, ये बैटरी लगा दो, यहां से मान लो करंट जा रहा है आई, ठीक, यहाँ पे अलग करंट जाएगा बेटा, यहाँ पे अलग करंट जाएगा, यहाँ पे अलग करंट जाएगा, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया, ठीक। ये हमारा पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो देखो बेटा ये हमारा बेसिक सा डायग्राम है, इसके थ्रू हम लोग पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन को वेरीफाई कर लेंगे, थोड़ा ड्राइव कर लेंगे। देखो फिर हम लोग ओम्स लॉ को ओबे करेंगे, बाय ओम्स लॉ, आपको ओम्स लॉ का ही यूज करना है हर जगह पे, ठीक, ये होता है ओम्स लॉ। अब देखो यहाँ पे करंट डिफरेंट है, तो V इक्वल्स टू I1 R1, हम लोग दो लेके चलेंगे, ठीक। अब हमें यहाँ पे ये पता है कि I इक्वल्स टू होता है V अपॉन R, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, लिख सकते हैं ना बेटा, इसको इक्वेशन 1 कर ले, इक्वेशन 2। लेकिन पूरे सर्किट में करंट फ्लो होने के बाद यहाँ पे टोटल फिर जमा हो जाएगा ना, इसका मतलब करंट तो चेंज हुआ ही, मतलब रेजिस्टर्स में होने के बाद चेंज हुआ, उसके बाद जब अपने एंड पॉइंट पे आ गया, मान लो बी पॉइंट पे आ गया, उसके बाद सारा करंट यहीं पे आ गया, तो हम ये कह सकते हैं जो नेट करंट अगर हम निकाले तो वो I1 प्लस I2 हो जाएगा, है ना। तो देखो बेटा इनकी वैल्यूज को सिंपली पुट कर दो, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 और यहाँ पे डाल दो I, ठीक बेटा, इतनी बात समझ में आई। नाउ V कॉमन ले लो आप, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2,
अब देखो ये आई अपॉन वी हो गया, तो ऑफ में था इसलिए डिवाइड में भेज दिया उधर। ठीक, अब देखो यहाँ पे समझो, आई इक्वल टू वी अपॉन आर है, हमको निकालना रेजिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे आई अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन आर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो बेटा फॉर्मूला बनेगा वो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, यानी कि टोटल जो अगर पैरेलल में पूरा तो टोटल हमारा जो निकलेगा 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस ऑनसो। ठीक, जितना भी पैरेलल में ज्वाइन कर सकते हैं, पैरेलल देखो अब यहाँ पे 3 है तो हम इसमें क्या करेंगे 1 अपॉन आर 3 जोड़ देंगे, मान लो 4 है तो 1 अपॉन आर 4 जोड़ देंगे। ठीक बेटा, अंडरस्टूड। अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग आपके लिए लाए हैं बोर्ड एग्जाम के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके 1 नंबर 2 नंबर और मोस्टली लॉन्ग आंसर में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखना, करने की कोशिश करना, ना आए डाउट पूछना कमेंट में। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज, एक कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। इजिली देखो समझो, जो हमारा फॉर्मूला होता है चार्ज निकालने के लिए वो होता है Q इक्वल्स टू एन ई। ठीक, देखो वेयर Q इज, हमने कहा कैपिटल भी यूज करते हैं और स्मॉल भी, तो Q इक्वल्स टू, Q को हम लोग चार्ज कहते हैं, N जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतना ही तो चार्ज होगा। फिर इलेक्ट्रॉन्स, ई इलेक्ट्रॉन्स होता है और जिसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। ठीक, अब कह रहा है एक कूलम्ब चार्ज में कितना होगा, तो हम सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे, Q इक्वल्स टू एन ई, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो Q कितना है 1, N हमें पता नहीं है, E की वैल्यू हमेशा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 रहती है ना। अब क्या होगा, अब इसको डिवाइड में भेजो भाई, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इक्वल्स टू n। नाउ डेसिमल रिमूव कर दो पर 10 कर दो, 10 अपॉन 16, और ये इनवर्स देखो, अगर कोई पावर निगेटिव नीचे है तो अगर हम इसको इनवर्स करें ऊपर तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, तो देखो ये हो जाएगी 10 की पावर पॉजिटिव 19 इक्वल्स टू n ना। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.625 इंटू 10 की पावर 19 इक्वल्स टू n। सो एक डेसिमल प्लेस रिप्लेस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इक्वल्स टू n। ओके, आई बात समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था, एक नंबर में पूछा जाता है। देखो ये जो क्वेश्चन है बेटा ऑल बोर्ड्स के लिए है, सीबीएसई आईसीएसई और स्टेट बोर्ड जो भी हो, जितने भी बोर्ड्स हैं सबके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये ना सोचेगा मैं आईसीएसई में पढ़ता हूं तो मेरे लिए नहीं है, सबके लिए। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक सेल है जिसका ईएमएफ बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है 1.8 वोल्ट और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। हाँ एक चीज और समझ लो, जिस तरीके से एक्सटर्नली जो कंडक्ट में रेजिस्ट लग रहा है उसी तरीके से बैटरी के अंदर भी तो रेजिस्टेंस लगता होगा, बैटरी के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं या करंट फ्लो करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन लगता है, तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग जो है इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं और इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन, 1.8 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, किससे कनेक्ट है, एक सीरीज कनेक्ट है, कोई डाउट ही नहीं, सीरीज में कनेक्ट करना है तो दोनों तीनों को ऐड कर दो जितने भी है, विद एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.7 ओम एंड रेजिस्टेंस 4.5। ठीक, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन, समझो हमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया गया है 1.8 यूनिट वोल्ट, बात समझ में आई। रेजिस्टेंस हमें इंटरनल भी दिया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा हमें कितना दिया गया है, चेक करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा 2 दिया गया है, ठीक, और R1 हमको 4.5 दिया गया है और R2 हमको 0.7 दिया गया है। क्वेश्चन हमसे आस्क ये कर रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ अमीटर, क्या रीडिंग है इस अमीटर की, कितना करंट फ्लो कर रहा है, नॉर्मली अगर लैंग्वेज में बोले करंट पूछ रहा है। तो देखो सिंपली जितना भी रेजिस्टेंस हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, तो यहाँ पे लिखो R1
R2 R in सीरीज। ठीक, तो R EQB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 प्लस, नो ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको बाद में ऐड करना, 4.5 प्लस 0.7, तो कितना हो जाएगा 4.5 प्लस 0.7, 5.2, कितना आ जाएगा 5.2 ओम। अब देखो जिस तरीके से V इक्वल्स टू आई आर होता है इसी तरीके से E इक्वल्स टू भी आई आर होगा। ठीक, बिकॉज हमको I पता करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे I इक्वल्स टू E अपॉन R, और इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है तो हम लोग यहाँ पे इसको इंटरनल रेजिस्टेंस को भी जोड़ देंगे क्योंकि सीरीज में था। अब E कितना है 1.8 है, R कितना है 5.2 है, स्मॉल r कितना है 2 है, जोड़ तो 1.8 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 7.2। अब इसको आप लोग डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो और आप वैसे भी डिवाइड कर सकते हो, तो डायरेक्ट 9 2 जा 18 और 9 8 17, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सो 1/4 आया, इसका मतलब कितना आंसर आ जाएगा बेटा 0.25 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 0.25 बेटा जो है आपका क्या आ जाएगा करंट, तो कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है 0.25 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ये तो बेटा हो गया हमारा पहला पार्ट। ठीक, अब देखो इसी में हमारा दूसरा पार्ट भी है। क्या दूसरा पार्ट बेटा क्या बोल रहा है, देखो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। टर्मिनल ऑफ द सेल यानी कि इंटरनल हमको नहीं छूना, इंटरनल रेजिस्टेंस हमको नहीं छूना है, नहीं टच करना है टर्मिनल यानी कि एक्सटर्नल सर्किट का, है ना। तो अब देखो इजिली क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 हमको पता है, V नहीं पता है, I हमको पता चल गया 0.25 अराउंड एम्पियर आया है। ठीक, R इक्विवेलेंट हमें पता है कितना 5.2। ठीक, अब देखो क्या होगा, V इक्वल्स टू आई आर, 0.25 को मल्टीप्लाई कर दो 5.2 से, योर आंसर विल कम। डायरेक्ट इसलिए नहीं कर रहे, देखो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो भी आंसर तो सेम है बट कैलकुलेशन आना चाहिए। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 1.3 वोल्ट अराउंड कुछ जो है हमारा पोटेंशियल इसमें बेटा लग रहा है। ठीक, आप दो प्लेस तक भी ले सकते हो, मैं एक ही प्लेस ले रहा हूँ क्योंकि अप्रॉक्स हमको लेना है तो हमने ले लिया। ठीक है, तो हमारा दूसरा पार्ट होता है यहीं पे कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे हो गए, है ना। इसमें बच्चों को लगता है कि बहुत ज्यादा टफ है लेकिन ये सबसे इजी है। क्या इसमें देखो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये दोनों सीरीज में, तो बच्चे क्या करते हैं सोचते हैं सब इतना जो है ये सीरीज में बाकी वो पैरेलल में, तो इस तरीके से भी बहुत से डाउट हो जाते हैं। तो और दूसरा तरीका ये होता है बच्चे सोचते हैं सीरीज सीरीज जोड़ ले, पैरेलल पैरेलल बाद में जोड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब है पहले पैरेलल सॉल्व कर लो देन सीरीज सॉल्व करो, तो हम लोग पहले पैरेलल सॉल्व करेंगे देन सीरीज सॉल्व करेंगे और इसको रिप्रेजेंट कर देंगे इनके नेमिंग से, R1 R2 R3 एंड R4। ठीक, तो यहाँ पे जो बेटा R3 है और जो R4 है आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, कैसे 1/r डैश इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, सो इट विल बिकम 2/2 1, लेकिन ये 1/r डैश आया तो r डैश के लिए इसको रेसिप्रोकल करोगे तो भी 1 ही आपका जो ओम है आएगा, रेसिप्रोकल करके ही आपको मेन रेजिस्टेंस पता चलेगा। ठीक, तो ये इस टाइप से सर्किट बन गया। ठीक, ये 2 एंड दिस विल बी 1 हो गया। ठीक, जिसको हम लोग r डैश निकाला। अब तीनों किस में होगा सीरीज में, अब जोड़ दो बेटा R1, R2 एंड r डैश आर इन सीरीज। सो अब देखो बेटा बहुत इजी है, क्या अब जोड़ना है ना,
और कुछ आगे हमको निकालना नहीं है, तो जोड़ दो R1 प्लस R2 प्लस R डैश इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बोलो, 2 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 ओम। ओके, अंडरस्टूड, बात समझ में आई। बहुत इजी क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये भी उसी टाइप का है। अब इसमें हमको जो करना है, सबसे पहले चेक करना है ये दोनों जो हैं बेटा सीरीज में, ठीक, देन ये दोनों भी सीरीज में। हमको पता करना है वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक, जिसमें हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस दिया गया है 4 ओम। ओके, बात समझ में आई। तो अब देखो इसको क्या करेंगे, इनको हम लोग कर लेंगे बेटा नेमिंग दे देंगे। इसको हम लोग R1 कहेंगे, इसको R2 कहेंगे, इसको R3 कहेंगे और इसको R4 कहेंगे। तब इसमें हमें दिखाई ये दे रहा है कि ये दोनों सीरीज में, तो पहले हम लोग अब सीरीज को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे R1 एंड R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, so now add R equals to R1 plus R2 equals to 4 plus 8 12 ओम। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इसमें क्या है, अब इधर वाले में देखिए, यहाँ भी ये सीरीज में, लेकिन यहाँ पे ये वेरिएबल दिया एक्स ओम, जिसकी हमें वैल्यू पता करना है कि यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस लग रहा है। तो देखो ये दोनों सीरीज में, सिमिलरली वी विल सॉल्व इट। R डबल डैश equals to R3 plus R4. Now X plus 5. So the अब देखो बेटा यहाँ पे कितना आ गया, X plus 5 ओम आ गया पूरा, और उधर क्या आ गया 12 ओम। तो अब ये सर्किट हमारा जो बन गया वो इस टाइप से बन गया। ये आपका आ गया पूरा 12 ओम रेजिस्टेंस, ये आपका 12 ओम रेजिस्टेंस आ गया, और ये आपका पूरा जो रेजिस्टेंस आ गया बेटा X प्लस 5 ओम आ गया। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखो सिमिलरली क्या करेंगे, अब ये दोनों पैरेलल में, अब जब पैरेलल में है तो हम लोग पैरेलल का फॉर्मूला लगा के टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर लेंगे, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 ओम। इट मींस हमको X की वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां पे देखो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, जिसमें गिवन है R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 4 ओम। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R डबल डैश। अब हम दोनों ने ये निकाल लिया था, कितना, ये निकाल लिया था 1 अपॉन 12, और ये हमने निकाला था 1 अपॉन X प्लस 5। देन 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, कितनी, 1 अपॉन 4। अब या तो आप लाइक टर्म्स टुगेदर कर लिया, अब लाइक टर्म एक तरफ ले चलिए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वल के उस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन X प्लस 5, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 12। अंडरस्टूड। नाउ टेक एलसीएम और यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। So we will use cross multiplication method. So we will multiply 12 into 1, then sign will remain same, and then 4 multiply by 1. This. Okay, इतनी बात समझ में आई। आप एलसीएम भी यूज कर सकते हो, एलसीएम से भी कर सकते हो। ठीक, तो आप कितना आएगा बेटा, ठीक, 8 1 times and 6 times. Now what we will do, 1 upon X plus 5, 1 अपॉन X प्लस 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। अब हम लोग क्या करेंगे, ये डिवाइड में डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर बन जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी X प्लस 5 इक्वल्स टू 6। ओके, नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इट, सो X इक्वल्स टू 6 माइनस 5, X इक्वल्स टू बेटा 1 ओम। कितना आ जाएगा आपका X, 1 ओम। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान सवाल था, कुछ नहीं करना, पहले पैरेलल सीरीज को सॉल्व करा, देन सीरीज को सॉल्व करा, एक डायग्राम बना पैरेलल का, उसके बाद हमें सारी वैल्यूज हमने पुट करी, रखा, और x जो हमारा वो 1 आ गया। ठीक, देखो बेटा ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिमिलरली उसी तरीके से है। पहले हम लोग सीरीज सॉल्व कर लेंगे, देन पैरेलल सॉल्व करेंगे। तो देखो सीरीज में क्या है,
सबसे पहले हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे। नेमिंग करने से इजी हो जाता है। आप इसको लेट कर लेते हैं, लेट R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 एंड R9। नाउ अब देखो तुम लोग कि R2, R3 और R4, R8, R7 एंड R6 ये दोनों सीरीज में, तो इनको अलग अलग ऑल्टरनेट हम लोग इसके इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो R डैश इक्वल्स टू R2 प्लस R3 प्लस R4 बिकॉज R2, R3 and 4 are in series combination. So we will add 1 plus 1 plus 1 equals to 3 ohm. Okay, R dash हमारा बेटा कितना आ गया? 3 ohm आ गया. Now similarly R double dash equals to R6, R7, R8 equals to R6 कितना है? 2 plus 2 plus 2 equals to 8 ohm. आई बात समझ में? तो हमारा सर्किट कुछ इस टाइप से बनेगा बेटा। देखो ये हमारा पॉइंट बी हो गया, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा आ गया कितना बेटा? 3 ओम। ये गिवन है, इसको हमने जब सॉल्व करा 8 ओम आया, ये 1 ओम था एंड दिस विल आल्सो 1। नाउ अब पता है, अब जब सीरीज सॉल्व कर लिया, अब हमें टोटल हमको पता चल गया। अब हम पैरेलल सॉल्व करेंगे। तो पैरेलल सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता है? R7, R डैश एंड R डैश, R7 एंड R डबल डैश। ओके, सो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे R डैश, R7 and R9 and R double dash are in parallel combination. ठीक, now solve 1 upon R ट्रिपल डैश, क्योंकि अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकालने, जब तक इक्विवेलेंट नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, 4 टाइम डैश ऐसे लेके चलेंगे। नाउ ऐड ऑल 1 upon 3 प्लस 1 upon 8 प्लस 1 upon 2। अब क्या करेंगे बेटा? सिंपली एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं रफ वर्क में। इसको आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हो, लेकिन आप मत करना, इसको इजी वे से करो। थ्री टू 6 2 12, 12 टू 24। ठीक, अब देखो एलसीएम 24 आ गया, यानी कि 3 कितने टाइम्स 24 आता है? 8 टाइम्स। तो 8 वन जा 8। सिमिलरली 3 टाइम्स यानी कि 3 वन जा 3, एंड इधर कितने टाइम्स आएगा? 12 टाइम्स। तो इट मींस हियर विल कम 12। ओके, नाउ ऐड ऑल 12 8 3, ठीक है। देखो 11 प्लस 12 अपॉन 24, तो कितना हो जाएगा बेटा? 23 अपॉन 24। ओके, आई बात समझ में? अब देखो हमारा ये कितना आ गया? ये पूरा जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारा आ गया 23/24। अब देखो ये तीनों किस में आ गया? सीरीज में। देखो यहाँ पे कुछ एरर हो गया, यहाँ पे 6 ओम है, ठीक, तो ये भी 6 हो गया। ठीक है, देखो तो एलसीएम बेटा 24 ना आके यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 2, इसकी जगह पे आ जाएगा 1 और इसकी जगह पे आ जाएगा बेटा 3। तो ये कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 6।
1 अपॉन आर ट्रिपल डैश इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन 6, यानी कि आर ट्रिपल डैश आ जाएगा 1। ठीक, थोड़ी सी एरर मिस्टेक है, कोई इशू नहीं है उसमें। अब देखो हमारा आर ट्रिपल डैश हमें कितना पता चल गया। अब ये सर्किट हमारा जो बना वो इस टाइप से बन गया, 1 ओम, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये आर ट्रिपल डैश आया हमारा और ये 1 ओम। ठीक, ये हो गया बी। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो अब देखो, अब तीनों सीरीज में आ गए। सीरीज में आने का मतलब है अब तीनों को एक साथ ऐड कर दो। सो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 ओम। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को सैंडविच भी कहा जाता है, क्योंकि ये सैंडविच लाइक जो है इसका फेस है। और सैंडविच टाइप क्वेश्चन आपका ऐसे भी होता है। तो पहले हम उसको फर्स्टली वो वाला सॉल्व करेंगे, देन एक इसको भी बताएंगे कैसे होता है। दोनों एक ही जैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक, देखो जैसे मैंने बताया कि पहले पैरेलल को सॉल्व करोगे देन सीरीज को सॉल्व करोगे, तो हम सबसे पहले कर लेते हैं इसकी नेमिंग। क्या, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 मान लिया। ठीक, और इसको हमने R5 मान लिया। टोटल रेजिस्टेंस 5 ही है और हमको कैलकुलेट भी पूरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी कि पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। तो जो पहले सीरीज में है उनको बाद में देखेंगे, सबसे पहले जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे लिखो R2 R3 एंड R4 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, अब देखिए 1 अपॉन आर डैश इक्वल्स टू, पैरेलल में क्या बनेगा, 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 4, है ना। तो 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लो, 1 अपॉन 6 1 अपॉन 12 और 1 अपॉन 4। अब एलसीएम ले लो यहाँ पे, 2 3 टाइम्स 2 6 टाइम 2 2 टाइम्स, 3 1 टाइम 3 2 टाइम्स 2 2, 2 1 टाइम्स 2 1 टाइम 2 1 टाइम, मल्टीप्लाई कर लिया। 2 3 6 2 3 आर 6 एंड 6 2 आर 12। तो एलसीएम बेटा हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक, अब देखो 6 में कितनी टाइम 12 आता है, 2 टाइम, तो यहाँ 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो इस टाइप से। ठीक, 12 में कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स। साइन वही रहेगा जो लगा है। ठीक, अगर माइनस का साइन है तो माइनस का लगाएंगे, अगर प्लस का साइन है तो प्लस का। 4 टाइम्स 3 3, कितना आ गया बेटा, 3 प्लस 3 6 अपॉन 12, 1 अपॉन आर डैश 1 अपॉन आर डैश इक्वल्स टू 12, 6 1 टाइम्स 6 2 टाइम्स, सो आर डैश इक्वल्स टू 2। एक इंपॉर्टेंट थिंग क्या आपको जाननी है इसमें, अगर आप 1 अपॉन आर डैश यानी कि आपने सोच लिया आर डैश मेरा 1/2 आया, इसका मतलब आप गलत है, इसका मतलब आपका आंसर 0.5 आ जाएगा बेटा। ये आपको नहीं सोचना है, आपको रेसिप्रोकल करना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपका कितना रेजिस्टेंस आया है। ठीक, अब देखो अब इसका पूरा सर्किट क्या बना, सर्किट बना इस टाइप से, ये बी है और ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम आ गया जिसको हम लोग आर डैश निकालना है, और ये कितना है बेटा 5 ओम। ठीक, अब ये तीनों सीरीज में, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा पूरा सीरीज का। तो हम लिखेंगे R1 कॉमा आर डैश एंड R5 आर इन सीरीज। ओके, सो अब क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो आर इक्यू भी लिख देंगे, इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, बहुत से लोग आप ऐसे भी लिख सकते हो आर टी या आर नेट। ठीक, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू नो एड ऑल, R1 कितना है 2 है, आर डैश हमने 2 निकाला और R5 हमारा कितना आया है 5। तो टोटल हमारा बेटा जो आया है 9 ओम और ये हमारा फाइनल आंसर है।
ठीक है, बात समझ में आई? अब अगर कोई भी डाउट आपको लग रहा हो क्वेश्चंस में, आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन सैंडविच क्वेश्चन एक टाइप का और है। इसमें क्या है, सिंपली नॉर्मली क्या है इसमें कि हमें समझना सीरीज क्या पैरेलल क्या है, यही समझने में सबसे ज्यादा डाउट रहता है। देखो ये यूं जा रहा है इस टाइप से, यानी कि करंट यूं जाके यूं चला जाएगा, इसका मतलब ये जो है बेटा, ये जो है ना पूरा सीरीज में, और इसी तरीके से करंट हमारा पूरा ऐसे फ्लो करके एक पॉइंट में मिल जाएगा। देखो पॉइंट में मिल रहा है ना बिना रुकावट के, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी सीरीज में हो गया, ठीक। तो इसका मतलब ये दोनों जो शेप है, ये दोनों सीरीज में है, और ये क्या है बेटा, पैरेलल है। यानी कि अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों भी इसके पैरेलल आ जाएंगे। तो करते हैं, सबसे पहले इसकी नेमिंग करते हैं। इसको हम लोग बेटा मानते हैं R1, R2, R3, R4 और R5, ठीक। तो नाउ डू R1 and R2 are in series combination, ओके। अब जोड़ दो, सो R डैश इक्वल्स टू बेटा 3 + 2 = 5 ओम, ओके। एंड R3 and R4 are also in, देखो जिस तरीके से ये है वैसे ही नीचे का भी है पूरा शेप, तो इसका मतलब ये जो R3 और R4 है ये भी बेटा उसमें है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक। अब देखो क्या, R डबल डैश इक्वल्स टू 6 + 4 कितना आ गया बेटा, 10 ओम, ठीक। यानी कि हमारा सर्किट ऐसे बन गया, ये पॉइंट है, देखो ये आपका आ गया 5 ओम, ये हमारा 3 ओम, और ये हमारा आ गया 10 ओम। ये R डैश बन गया, ये R5 क्या था, R5 बन गया, और इसको हम लोग R डबल डैश लिखे, ठीक। तो अब दोनों ये पैरेलल में तीनों, तो अब पैरेलल सॉल्व कर लो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1, R5, R डैश एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। सो सॉल्व कर लो, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, देखो 1/5 + 1/3 + 1/10, जैसे क्योंकि पैरेलल में, तो 1/5 + 1/3 + 1/10। अब बेटा एलसीएम निकालो, अब क्या निकाल लें इसका एलसीएम, तो हम इधर रफ कर लेते हैं। थ्री है, ठीक है। अब देखो 5 3 टाइम 15, 15 2 टाइम्स 30, तो एलसीएम हमारा बेटा कितना आया, 30 आ गया, ठीक। अब देखो 5 में कितने टाइम 30 आता है, सबको पता है 6 टाइम्स, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 6 से, ठीक। 3 में कितने टाइम्स आता है, 10 टाइम्स, तो अप डाउन कितने किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से, और 3 टाइम्स, यानी कि ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ सबको अब एक साथ मिला के क्या कर दे, ऐड कर दे, तो कितना आ जाएगा, 10 + 6 16 + 3 19/30, ठीक। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इधर जो है हमारा, हम लोग ने 1/3 ले लिया है, इधर जो हमारा रेजिस्टेंस दिया वो 30 ओम दिया, ठीक है। तो उससे कोई डाउट नहीं है, इसको हम लोग 30 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, ठीक। तो हमारा जो बेसिकली आंसर बना वो 19/30, ये हमारा रियल आंसर नहीं है, ये 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 19/30 आया है। आएगा क्या, R इक्विवेलेंट जब रेसिप्रोकल कर दोगे तो हो जाएगा 30/19। दिस इज आवर रियल आंसर। आप इसको डेसिमल भी निकाल सकते हो डिवाइड करके, है ना, इस टाइप से डिवाइड करके आप इसको डेसिमल भी निकाल सकते हो, ठीक।
ठीक है, बात समझ आई। वैसे फ्रैक्शन में भी आंसर आप इसको शो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द नेटवर्क शोन इन फिगर कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी एंड द सेकंड पोर्शन इज ए एंड सी, यानी कि पहले ए एंड बी पे पता करो, फिर पूरे ए से सी तक में पता करो। तो इसमें समझना हमको ये है कि ए से बी तक में जाने में कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, क्योंकि ये तो एक स्क्वायर है। तो देखो मान लो ए से बी जा रहे हो, तो ए से बी जाने मतलब करंट यहां से जा रहा है, तो इसका मतलब ये इस टाइप से पूरा क्या हो गया बेटा, सीरीज में। यानी कि ये पोर्शन जो है इसके हो गया पैरेलल, यानी कि तीन जो रेजिस्टेंस हो गए वो हो गया सीरीज में, बाकी एक जो है वो पैरेलल में आ गया। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में हम लिखेंगे 2 ओम 2 ओम और 2 ओम आर इन सीरीज, सो वी विल ऐड, सो आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 6 ओम। ठीक, बात समझ में आई। अब देखिए अब वो पैरेलल में है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे 6 ओम एंड 2 ओम आर इन पैरेलल। अब सिमिलर सा एक फॉर्मूला है पैरेलल का, क्या 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/2। नाउ 2 प्लस 6/12 इट मीन्स 8/12। 4 2 टाइम्स 8 4 3 टाइम्स, तो 2/3 ये हमारा आंसर नहीं है, ये 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू है। तो अब रेसिप्रोकल करोगे तो r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2 या 1.5 ओम। ओके, इतनी बात समझ में आई। ये पहला पार्ट था हमारे इस क्वेश्चन का। अब दूसरे पार्ट में हमें ए से सी के अक्रॉस निकालना है, किसके, ए से सी के अक्रॉस निकालना है। तो देखो वो अलग कंडीशन थी, इसमें हमको अलग कंडीशन अप्लाई करना है। इसमें क्या करना है, देखो ए से सी यानी कि यहां से करंट फ्लो करा और यहां से करा, तो ये करंट यहां ऐसे चला गया, इस पॉइंट पे रुक गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इधर से एक करंट गया और ये यहां पे रुक गया, यानी कि ये इतना सीरीज में है और इतना बेटा किस में है, पैरेलल में है। ठीक, तो अब देखो लिखो यहाँ पे 2 ओम 2 ओम आर इन सीरीज। दूसरा पार्ट बी पार्ट है। ठीक, सो आर डैश आ गया हमारा बेटा 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 ओम। देन सिमिलरली उधर भी करंट फ्लो कर रहा है इजिली, तो उधर भी सिमिलरली उधर भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा आर डबल डैश 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 ओम। इतनी बात समझ में आई। अब दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। अब दोनों इनको सॉल्व करा, देन इनको सॉल्व करा, अब दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आ गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r डैश एंड सॉरी प्लस 1/r डबल डैश। 1/r कितना बेटा 4 और 1/r डबल डैश कितना 1/4, तो क्या आ जाएगा 2/4। इट मीन्स 2 1 टाइम 2 2 टाइम्स। रेसिप्रोकल करोगे तो r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2/1 आ जाएगा, यानी कि 2 ओम जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड या आगे जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलरली सैंडविच क्वेश्चन की तरह है, मैं समझा देता हूँ, ये आपके होमवर्क के लिए। ठीक, इसमें देखो क्या कर रहा है बेटा, करंट यहाँ से फ्लो कर, आई यहाँ से फ्लो कर रहा है, हमें ये क्यों करंट यहाँ पे दिया नहीं, लेकिन हमें क्यों समझना है करंट कैसे फ्लो कर। जब करंट के फ्लो के डायरेक्शन को आप समझोगे तब समझ में आएगा क्या सीरीज में और क्या पैरेलल में। तो करंट यहाँ से फ्लो करते करते यूं चला गया, कोई बाधा आई, कुछ अपोज नहीं हुआ, आराम से यूं जो है हम यहाँ पे पहुंच गए। लेकिन यहाँ से जाने के लिए करंट दूसरा हो गया, ये I1 चला गया, ये I2 हो गया, ये I2 हो गया, ये I1 है, ये I2 है। इसका मतलब ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, क्योंकि करंट किसमें डिफरेंट रहता है, हम लोग ने पढ़ा था, करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में
डिफरेंट हो जाता है, तो यहाँ पे करंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो आप लोग इन दोनों को सॉल्व करोगे, देन जो आएगा तो हमारा सर्किट कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक, देन आप पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करोगे, उसके बाद आपका आंसर जो है आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर क्लास। आज देखिए क्लास तो खत्म हो रही है, लेकिन हमारी वीडियोस आना खत्म नहीं होंगी। हमारी वीडियोस आपकी बोर्ड प्रिपरेशन से रिलेटेड आती रहेंगी। तो आपको जो डाउट हो, जिस चैप्टर में डाउट हो, जिस चैप्टर में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो इंग्लिश, आपको जो चैप्टर में भी डाउट हो, आप हमारे कमेंट में शो करिए और हम उसको जो है उसकी रिलेटेड वीडियो डालेंगे, और ऐसे ही वीडियो हमारी चैनल पर डेली अपलोड होती रहेंगी। थैंक यू।